हेलो श्रोताओं, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुगूंज पर। साहित्यिक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे लेखक नरेश वर्मा की लिखी कहानी नेता और बेताल। तो आइए सुनते हैं कहानी नेता और बेताल। मैं एक बेताल हूँ, आजकल प्रेत योनि में विचरण कर रहा हूँ। मेरा इस प्रेत योनि में आने के पीछे एक स्त्री का हाथ है। कहते हैं कि मनुष्य की सफलता या असफलता के पीछे स्त्री का हाथ होता है। प्रेत या बेताल जानकर आप मुझसे डरे नहीं, क्योंकि मेरा संबंध एक संस्कार युक्त परिवार से रहा है। आजकल मेरा अस्थायी निवास इस खंडहर गिरजाघर के पास लगे कब्रिस्तान में उगे अमलतास का पेड़ है। इसी पेड़ की शाखा से मैं लटका रहता हूँ। मैं दिन रात इस पेड़ की शाखा पर लटका स्वयं से शर्मिंदा होता रहता हूँ। शर्मिंदगी होती है अपने उस प्रेम पर जो मैंने एक लड़की से जीवित अवस्था में किया था। शर्मिंदगी थी कि 21वीं सदी में रहते हुए भी मैंने 19वीं सदी लैला मजनू वाला प्रेम क्यों किया। ऐसी ही शर्मिंदगी एक नेता को भी हुई थी, किंतु उसकी शर्मिंदगी का कारण प्रेम नहीं, विधानसभा चुनाव था। पानी की तरह रुपया बहाने के बाद भी नेता चुनाव में अपनी जमानत तक नहीं बचा पाया था। इसी लज्जा के कारण प्रेस और मीडिया की नज़रों से अपने को बचाते हुए नेता इस सुनसान कब्रिस्तान में लगे मेरे पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। उसे नीचा बैठा देखकर मैंने सोचा कि अपने दिल की भड़ास निकालने का इससे अच्छा सुअवसर नहीं मिलेगा। आजकल विक्रमादित्य जैसे ज्ञानी राजा तो होते नहीं, इसलिए मैंने इस नेता को चुना और मैं पेड़ की डाल से कूदकर नेता के कंधे पर बैठ गया। नेता चौंक गया। क्या इस सुनसान में भी प्रेस वाले इस पेड़ पर छुपे बैठे थे? नेता ने सशंकित होते हुए पूछा, कौन है? मैंने कहा, मैं बेताल हूँ। नेता ने पूछा, कौन बेताल? विरोधी पक्ष वाले या पक्ष वाले? मैंने कहा, मैं किसी पक्ष वाला नहीं हूँ, मैं बस एक बेताल हूँ। वही बेताल जिसका एक भाई कभी चतुर राजा विक्रमादित्य के कंधे पर बैठकर कहानियाँ सुनाया करता था। किंतु मेरे कंधे पर क्यों बैठे हो भाई? नेता ने अब थोड़ा भयभीत होते हुए पूछा। विक्रमादित्य जैसे राजा तो अब रहे नहीं जिन्हें मैं अपनी कहानी सुनाकर शंका समाधान करता, किंतु भारतीय नेता से चतुर और कूटनीतिज्ञ भला कौन हो सकता है? अतः मेरी कहानी सुनो और सुनकर मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, मैंने अधिकार पूर्वक कहा। नेताजी ने अपनी प्रशंसा से फूलते हुए कहा, ठीक है बेताल जी, आप कहानी सुनाइए। मैं कहानी कहता हूँ, किंतु बीच में टोकिएगा नहीं, अन्यथा आपका सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। नेताजी ने भयभीत होते हुए स्वीकारोक्ति में सिर हिलाया। मैंने अपनी कहानी आरंभ की। दिल्ली नामक नगर में पंडित दीनदयाल नाम के एक सिद्धांतवादी शिक्षक रहते थे। सिद्धांतवादी होने के कारण वह ट्यूशन की कमाई को पाप समझते थे। इन्हीं दीनदयाल जी का मैं पुत्र था। उस समय मेरी उम्र 21 वर्ष थी। मैं एमए के प्रथम वर्ष में पढ़ता था। पिता की आदर्शवादिता के कारण घर में सदैव पैसों का अभाव रहता था। अपने जेब खर्च व अन्य खर्चों की पूर्ति के लिए ट्यूशन पढ़ाना मेरी मजबूरी बन गई थी। उन्हीं दिनों मैंने एक 18 वर्षीय कन्या, जिसका नाम सोनम था, का ट्यूशन पकड़ा। कन्या देखने में सुंदर व चंचल स्वभाव की थी। पढ़ाई के मध्य बार बार कभी चुन्नी ठीक करती, कभी बालों की लटों को झटकती और कभी बीच बीच में अकारण मुस्कुराती रहती। नेताजी, आप तो खेले खाए हैं, सब समझ रहे होंगे। मैं भी कोई लकड़ी का बूत तो था नहीं, हाड़ मांस का ऊर्जा से भरा युवक था। कन्या की यह चंचल अदाएं बिना माचिस के आग लगाने की क्षमता रखती थी
और आग लग गई। ठहरिए, मैं थोड़ा विस्तार से बतलाता हूँ। सर्वप्रथम मेज के नीचे हम दोनों के पैर के अंगूठे टकराए, एक सिहरन सी हुई। यह गेम 3-4 दिन चला। तत्पश्चात पैर टकराए, पैरों के बाद हाथ की अंगुलियों की झंझनाहट का दौर चला। और फिर एक दिन जब मैंने धीरे से अपना हाथ कन्या के हाथ पर रखा, सोनम ने झल्ला कर कहा, मास्टर साहब यह क्या है? आप पिछले 15 दिनों से घोंगे की चाल से आगे बढ़ रहे हैं। हाथ ही पकड़ना है तो ठीक से पकड़िए। और हमने उसका हाथ ठीक से पकड़ लिया। कुछ दिन तक यह पकड़ा पकड़ाई का खेल चलता रहा, किंतु सोनम की माँ, जो दरवाजे के झरोके से किसी सिद्धहस्त जासूस की भांति इस सब पर नज़रें जमाए थी, उसके बारे में हमने नहीं सोचा था। अगले दिन सोनम की माँ ने कुछ पुराने नोट हमें पकड़ाते हुए कहा, मास्टर यह रही आपकी 15 दिनों की फीस। आगे से इस घर में क्या आसपास भी दिखे तो टांगे तोड़ दी जाएगी। हम में मजनू फरहाद जैसा कलेजा और साहस कहाँ था। हमने उस घर के साथ साथ वह मोहल्ला ही छोड़ दिया। अब हमने एक दूसरे मोहल्ले में एक दूसरी कन्या का ट्यूशन पकड़ लिया। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। अतः इस नए ट्यूशन में हम कन्या को कम, दरवाज़ों के झरोकों पर ज़्यादा चौकन्नी नज़र जमाए रखते। बिना किसी दुर्घटना के यह नया ट्यूशन गति पकड़ता गया। हम नज़रें झुकाए कन्या को पढ़ाते रहते। कन्या उबासियाँ लेती पढ़ती रहती। यह बोरियत भरा एपिसोड यूं ही चलता रहा। रह रहकर हमें सोनम की याद सताती, उसकी चंचल छवि आँखों में तैरती रहती। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि अचानक आए एक SMS से मेरा दिल बल्लियों उछल पड़ा। संदेश था कि क्या सोनम को भूल गए? आज गांधी पार्क में 12 बजे मिलो, तुम्हारी सोनम। सोनम से मिलने की अधीरता में 12 बजे से पहले ही मैं पार्क पहुंच गया। बेंच पर बैठा TPM करता रहा। TPM अर्थात टाइम पास मूंगफली। बेंच के पास छिलकों का ढेर बढ़ता गया, पर सोनम का कहीं अता पता नहीं था। मन में शंका होने लगी कि कहीं किसी ने मेरे साथ मजाक तो नहीं किया। 12:30 बज गए, मूंगफली भी समाप्त हो गई, किंतु प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त नहीं हुई। अचानक मोबाइल पर बीप बीप के साथ सोनम का संदेश आया। इंतज़ार करना थोड़ी देर हो गई। अंत में पार्क की हरी झाड़ियों के बीच से लहराती गुलाबी चुन्नी के साथ मेरा प्यार प्रकट हुआ। हम दोनों के बीच शिकवे शिकायतों का दौर चल ही रहा था कि मैंने देखा सामने से एक स्थूलकाय महिला हिचकोले खाती सी चली आ रही है। सोनम की नज़र जब महिला पर पड़ी तो संभावित भूचाल की कल्पना से सशंकित उसने कहा, अरे यह तो भल्ला आंटी है। यदि इन्होंने हमें देख लिया तो मोहल्ले में अखबार छप जाएगा। खतरे की तुरंत प्रतिक्रिया के साथ सोनम ने मुझे ढेलते हुए कहा, जल्दी उठो और झाड़ियों के पीछे छुप जाओ। उसने स्वयं अपने चेहरे के सामने एक पुस्तक की आड़ कर ली। चोर की भांति झाड़ियों में छिपे मैंने देखा कि भल्ला आंटी बेंच के पास आई और व्यंग्यात्मक हंसी के साथ बोली, किताब के पीछे चेहरा क्यों छुपा रही है? मैं तो तेरी सुनहरी सैंडल देखकर ही समझ गई थी कि तू अपनी सोनी है। फिर आसपास खोजी, नज़रें फेंकने के बाद पुनः बोली, यह तेरे पास कौन लड़का बैठा था? सोनम ने कहा, कोई लड़का नहीं, यहाँ तो मैं अकेली बैठी अपनी सहेली की प्रतीक्षा कर रही थी। भल्ला आंटी ने संशय से कहा, मुझे ऐसा लगा कि यह वही मास्टर छोकरा था जिसकी छुट्टी तेरी मम्मी ने कर दी थी। अरे नहीं आंटी, आपको भ्रम हुआ है, सोनम ने कहा। भल्ला आंटी वही बेंच पर पसर कर बैठ गई और इसी के साथ हमारे प्रथम प्रेम मिलन का पटाक्षेप हो गया।
इसके बाद हमने इस गांधी पार्क के अतिरिक्त कुछ अन्य मिलन स्थलों पर मिलने का प्रोग्राम बनाया, किंतु ऐसा लगता था जैसे पूरे शहर भर में यह अंकल और आंटीज अखबार के रिपोर्टर्स की भांति छाए हैं। अंत में हमने इसी कब्रिस्तान से लगे खंडहर चर्च को अपना प्रेम आशियाना बनाया। यहाँ हम अक्सर मिलते, मरने जीने की झूठी कस्में खाते, चांद तारों जैसी घिसी पिटी शैली में प्रेमालाप करते। प्रेम के अतिरिक्त भी अन्य योजनाएं सामान्य गति से अग्रसर थी। सोनम के पिताजी उसके प्रेम से अनभिज्ञ, उसके लिए योग्य वर पैसे वाले की खोज में लगे थे। सोनम का हाथ मांगने से पहले नौकरी आवश्यक थी, अतः मैं नौकरी की खोज में लगा था, किंतु इसे दुर्भाग्य ही कहूँगा कि हिंदी राष्ट्रभाषा वाले देश में इस एमए हिंदी वाले के लिए कोई नौकरी नहीं थी। अंत में बहुत जुगाड़ और मिन्नतों के पश्चात मुझे उस स्कूल में हिंदी टीचर की नौकरी मिल गई जहाँ से मेरे पिता रिटायर हुए थे। नौकरी लगने के बाद मैं आत्मविश्वास से भर गया था। आत्मविश्वास से भरे पलों में ऐसे ही एक दिन जब मैं खंडहर गिरजाघर के खंडित चबूतरे पर बैठा सोनम की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षा के साथ साथ भविष्य की स्वप्निल कल्पनाओं में खोया था। छोटा सा घर, प्रेम में बड़ा घर नहीं सोचा जाता। सुहाग की सेज जैसे टीवी में दिखाते हैं। घूंघट उठाता मैं पहले से ही देखा चेहरा, कल्पना का चित्र चल ही रहा था कि मैंने देखा कि सेज से उतरकर प्रत्यक्ष सोनम सामने खड़ी थी। क्या सोच रहे थे? सोनम ने मुस्कान फेंकते हुए कहा। कुछ नहीं, सपना देख रहा था, मैंने शर्माते हुए कहा। दिन में सपना? कहते हुए सोनम पास बैठ गई। मैंने गंभीर होते हुए कहा, सोनम, अब हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तो सोचो, सोनम ने शरारत से कहा। मैं सोनम का हाथ थामते हुए कहा, देखो अब मेरी नौकरी लग गई है, हमें अब शादी के विषय में सोचना चाहिए। किंतु मेरे पापा जी तो मेरे लिए कोई ऊंचा घर खोज रहे हैं, सोनम ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। तुम्हारे पिताजी क्या सोचते हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, महत्वपूर्ण है कि तुम क्या सोचती हो। मैंने दोबारा उसका हाथ थामते हुए कहा, किंतु अभी शादी की इतनी जल्दी क्या है? जैसे प्रेम कर रहे हो वैसे करते रहो, उसने बात को टालते हुए कहा। देखो, यह मेरे जीवन का प्रश्न है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तुम्हें निर्णय लेना ही होगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, देखो, बुरा नहीं मानना, क्या इस मास्टरी के वेतन में तुम मुझे वह सुख सुविधाएं दे सकोगे जिसकी मैं अभ्यस्त हूँ? तो क्या मास्टर शादी नहीं करते? मेरे पिताजी भी मास्टर थे, तो क्या उनकी शादी नहीं हुई? तुम्हारे पिताजी ने शादी की थी, प्रेम नहीं। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, किंतु शादी नहीं कर सकती। हमें जीवन में थोड़ा प्रैक्टिकल होना होगा। एक ही झटके से मेरे सपने इस खंडहर की चर्च की तरह टूटकर बिखर गए थे। मुझे ऐसा लगा कि शादी के बाज़ार में एक मास्टर फटी जेब की कमीज पहने खड़ा है। अपनी वास्तविकता के एहसास ने मुझे क्रोध से भर दिया था, किंतु इन सब से अविचलित उस प्रैक्टिकल प्रेमिका ने पुनः कहा, देखो, यह प्रेम की युवावस्था का एक रोमांचकारी खेल है, इसे खेलो और भरपूर रोमांच का मज़ा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने क्रोध से कांपते हुए उसके गोरे गाल पर एक जोर का तमाचा जड़ दिया और तमाचे की झंझनाहट के साथ ही सब कुछ समाप्त हो गया। इस अप्रत्याशित आघात से हतप्रभ सोनम चली गई। पीछे रह गए उस वीरान सुनसान चर्च के बिखरे हुए पत्थर और उन बिखरे हुए पत्थरों के बीच ग्लानि और अपमान की आग में जलता एक हिंदी मास्टर। प्रेम विरह की छटपटाहट में दिन यूं गुजर रहे थे कि एक दिन पता चला कि सोनम की शादी मुंबई के किसी बड़े घराने में तय हो गई है।
मैंने कई बार उसे एसएमएस किए, किंतु उस प्रैक्टिकल लड़की ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं उसके घर की गलियों के आसपास दीवाना सा घूमता रहा कि शायद उसकी कोई एक झलक मिल जाए। हाँ, उसकी एक झलक अवश्य मिली थी जब वह शादी के जोड़े में एक फूलों से सज्जित कार में बैठकर जा रही थी। ट्यूशन से आरंभ हुई मेरी प्रेम कहानी उस सज्जित कार के धूल भरे गुबार में सदैव के लिए खो गई। मुझे लगा कि अब जब सब कुछ समाप्त हो गया तो मैं जीकर क्या करूँगा। बस एक कीटनाशक की शीशी और मैं इंसान से प्रेत बन गया। आज बेताल बनकर तुम्हारे कंधे पर चढ़कर यह कहानी सुनाई। नेताजी, आप दुनियादार और ज्ञानी हो, अतः मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यदि आपने जानबूझकर सही उत्तर नहीं दिया तो आपके सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। नेताजी ने कहा, बेताल जी प्रश्न पूछिए। मैंने प्रश्न किया, क्या सोनम ने जो किया वह उचित और न्यायोचित था? नेताजी ने गंभीरता ओढ़ते हुए उत्तर दिया, देखो बेताल, प्रथम तो युवावस्था का यह प्रेम ब्रेम कुछ नहीं होता। सोडा वाटर की बोतल की झाग की तरह होता है यह प्रेम, जो आरंभ में वेग के साथ उफनता है पर बाद में धीरे धीरे झाग की तरह बैठ जाता है। सोनम ने जो किया वह पूर्णतया उचित था। यदि वह तुमसे शादी करती तो सुविधाओं के अभाव में जब रोमानियत का नशा उतरता तो तुम्हारा वैवाहिक जीवन नर्क बन जाता। कीटनाशक पीकर तो तुम एक बार मरे, किंतु तब तुम्हें रोज़ रोज़ मरना होता। अब रही तुम्हारी बात, तुमने उस प्रेम के लिए जीवन गंवाया जो प्रेम न होकर यौवन का क्षणिक उफान भर था। जब यह मानव जीवन तुम्हें अपनी इच्छा से प्राप्त नहीं हुआ तो तुम्हें अपनी इच्छा से खोने का भी कोई अधिकार नहीं बनता। आत्महत्या अक्षम्य अपराध ही नहीं, पाप है। मेरा शंका समाधान हो गया था। मैंने नेता का कंधा छोड़ा और उड़कर उस खंडहर चर्च वाले कब्रिस्तान के पेड़ की डाल पर लटक गया। नेता अपना कंधा सहलाते हुए तेज तेज नगर की ओर भागा जा रहा था। धन्यवाद श्रोताओं। तो ये थी लेखक नरेश वर्मा की लिखी कहानी नेता और बेताल। यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।